हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज की इस वीडियो में हम अपने टॉपिक नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे सेल वॉल के बारे में और जानेंगे कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कशन कर लिया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है और उसमें कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर का मूवमेंट हो रहा है, और डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक शेयर किया है, आप उसे ज़रूर देखें। और साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेल वॉल के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में हमने ये देखा था कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें सेल जो है वो स्वेल कर रहा है, और जो हाइपरटोनिक कंडीशन है उसमें सेल जो है वो श्रिंक कर रहा है। और मैंने आपको हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक जो टर्म्स हैं इनका मीनिंग समझाया था कि ये किस बेसिस पे है, राइट। तो यहीं पे सेल वॉल का कॉन्सेप्ट आता है, और एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि कौन सा सेल जो है, प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, वो एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में बर्स्ट करेगा। तो जो प्लांट सेल है वो बेसिकली बर्स्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। तो सेल वॉल ने यहाँ पे क्या करा, इस प्लांट सेल के जो मेम्ब्रेन्स हैं इसको बस्ट आउट होने से बचा लिया। तो सेल वॉल ने एज अ क्या रोल प्ले करा, एक कवरिंग की तरह रोल प्ले करा, जहाँ पे इसने जो अंदर की मेम्ब्रेन्स हैं, अंदर के ऑर्गेनेल्स हैं, उनको बस्ट होने से प्रोटेक्ट कर लिया। अब ये सेल वॉल जो प्लांट सेल का होता है ये बेसिकली सेल्यूलोज कंपोनेंट का होता है, राइट। बैक्टीरिया का जो होता है ये पेप्टाइडो ग्लाइकिन का होता है। और जो फंजाई होता है उसमें भी ये सेल वॉल होता है। तो फंजाई जो है इसमें क्या होती है, काइटिन। तो इन सभी ऑर्गेनिज्म में जो सेल वॉल है इनका रोल यही है कि ये जो मेम्ब्रेन है उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है। एक आउटर कवरिंग है जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इनको सरवाइव करने के लिए स्ट्रेंथ देती है, लाइक। तो सेल वॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक्सेप्ट इन एनिमल्स, क्योंकि हमें सेल वॉल नहीं होती। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर, एक तो ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंस है इसकी, राइट। तो अगर आप जब हायर स्टडीज़ में जाएंगे और अगर आप बायो ऑप्ट करते हैं तो आप वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको बोला जाता है सेंट्रल डोगमा। इसमें कॉन्सेप्ट जो है, इसमें हम देखते हैं कि कैसे DNA टू RNA देन RNA टू प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझते हैं, राइट। सो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में क्या है, DNA भी है जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है। और इस जेनेटिक मटेरियल का यूनिट है जीन। इस जेनेटिक मटेरियल का यूनिट है जीन, राइट। सो जेनेटिक मटेरियल क्या है, DNA। सो यहाँ पे न्यूक्लियस का हमने देख लिया, एक इसमें DNA प्रेजेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस है। तो DNA प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हेरिडिटी मटेरियल है, राइट। सो न्यूक्लियस जो है एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। और इसी चैप्टर में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सेल डिवीजन, जहाँ पे हम मायोसिस और माइटोसिस पढ़ते हैं और उसमें देखेंगे कि किस तरीके के डिविजन्स होते हैं। सो ये बात हो गई न्यूक्लियस की। अब जो न्यूक्लियस है ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी कि न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेल है जिसकी अपनी एक मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन जो इसकी होती है न्यूक्लियस की, ये भी डबल लेयर होती है या डुअल लेयर मेम्ब्रेन होती है। और इसका खुद का भी एक प्लाज्मा होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। सो ये कुछ बातें हो गई न्यूक्लियस से रिलेटेड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो कि है साइटोप्लाज्म। अच्छा, और एक चीज जो हम प्रोकैरियोट्स में हम पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया, उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। प्रो मतलब हो गया प्रीमिटिव, और कैरियोट मतलब हो गया न्यूक्लियस।
सो यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड, राइट। इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये कुछ बातें हो गई न्यूक्लियस की और सेल वॉल की। अब हमने देखा डीएनए, डीएनए को बोला जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। नाउ क्रोमोसोम जो होते हैं यही कंपोज होते हैं ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, राइट। तो हमने ये सब चीजें एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग में या ब्रीफली इन चीजों को हमने समझ लिया। क्रोमैटिन जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इंटेंगल्ड होता है, राइट, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक होता है। नाउ हम साइटोप्लाज्म देखेंगे। साइटोप्लाज्म जो है ये एक फ्लूइड मटेरियल है, और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइट, और ईच ऑर्गेनेल्स की अपनी एक मेम्ब्रेन है। जैसे न्यूक्लियस है उसकी एक डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी एक मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडीज है उसकी एक मेम्ब्रेन है। तो ये सारी मेम्ब्रेन जो हैं एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल, एक सेल के अंदर भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स हैं जिनके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, और जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी अपनी एक मेम्ब्रेन है। तो ये जो फ्लूइड होता है ये बेसिकली वाटर होता है, इसमें कुछ मिनरल्स एंड सॉल्ट्स होते हैं, सम अमाउंट ऑफ हार्मोन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो ये कुछ कॉम्पोजिशंस हैं जो कि साइटोप्लाज्म के, और कुछ अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में। सो अब हम जानेंगे कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो सेल्स है वो सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं ये दो टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं स्मूथ, ई आर, ई आर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एस का मतलब है स्मूथ, राइट। और एक होती है आर ई आर, आर का मतलब है यहाँ पे रफ। ना अब इनमें डिफरेंस क्या होती है तो ये दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं ये बेसिकली होती हैं फैट सेल्स की। जो एस ई आर हैं बेसिकली ये हैं, ये होती हैं फैट सेल्स एंड लिपिड्स मॉलिक्यूल्स की। अब जो आर ई आर होती हैं ये बेसिकली इनमें प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, राइट, इनमें होती हैं राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स एक और चीज़ है कि राइबोसोम्स जो सेल के अंदर होते हैं ये फ्री फॉर्म में भी होते हैं और ये अटैच फॉर्म में भी होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये बेसिकली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, और इसका जो शेप होता है ये कुछ लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब्यूल शीट्स की तरह होती है, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, कुछ इस तरीके से इनका शेप होता है, राइट, कुछ इस तरीके से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं। हालांकि जो स्मूथ और रफ हैं दोनों ही इसी तरीके से दिखती हैं, बट स्मूथ जो है उनमें जो सरफेस होता है वो इस तरीके से होती हैं। तो जो रफ सरफेस है ये होती हैं, इनमें प्रेजेंट होता है, यहाँ पे होते हैं राइबोसोम्स, राइट, राइबोसोम्स विच आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरर, और ये जिस साइट पे अटैच होते हैं इसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो होते हैं एस ई आर। ये फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स मॉलिक्यूल्स ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हेल्प करते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में, यानी कि जो मेम्ब्रेन है उसको बिल्डअप करने में, उसको बनाने में, उसके एक तरीके से हम कह सकते हैं रिपेयर्स में उनको सपोर्ट करते हैं। अब एक चीज समझते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको नेटवर्क सिस्टम क्यों कहा जाता है। इसको नेटवर्क सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि ये सर्व करता है एज अ चैनल टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स मेनली प्रोटीन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सो जहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखें, ये वाला अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, मेम्ब्रेन है, और जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है
जो RER वाले हैं वो बेसिकली अटैच हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्जी अपरेटस के बाद ये कुछ वेसिकल्स बनाते हैं। वो वेसिकल्स बनाते हुए ये सेलेक्टिवली परमिएबल की तरफ अटैच हो जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन से नेक्स्ट सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ये काम करते हैं, तो इसीलिए इनको नेटवर्क सिस्टम बोला जाता है, राइट। सो आप लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट सर्व्स एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल मेनली प्रोटीन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस और वेरियस सेल रीजन्स, राइट। नाउ जो SER है, जो SER है ये मेनली लिवर्स में होती है, राइट। और ये रोल जो प्ले करती हैं ये जनरली डिटॉक्सीफाई करने के लिए रोल प्ले करती हैं। ना अब हम नेक्स्ट देखेंगे गोल्जी एपरेटस के बारे में। तो गोल्जी एपरेटस भी जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, राइट। और ये एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि ये समझना कि सिंगल मेम्ब्रेन कौन सी है और डबल मेम्ब्रेन लेयर्स कौन सी हैं। सो हमने देखा एंडोप्लाज्मिक जो है वो ट्यूब के फॉर्म में है, उनका स्ट्रक्चर जो है वो ट्यूब फॉर्म में। यहाँ पे जो गोल्जी एपरेटस का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैट टाइप होता है, फ्लैट इस तरीके से, राइट। और ये दो फॉर्म में होती हैं, SC सिस एंड ट्रांस, राइट। तो जो सिस वाली होती है वो टूवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी कि इस तरफ ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और उसके बाद ये सिस गोल्जी एपरेटस है। और ट्रांस वाले जो होते हैं ये होते हैं टूवर्ड्स साइटोप्लाज्म, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, राइट। तो ये है सिस और ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। तो सिस को कैसे याद करना है, सिस इज टूवर्ड्स ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है टूवर्ड्स साइटोप्लाज्म। तो ये कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ पोजीशन करता है, ये करता है स्मूथ तरफ, टुवर्ड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और गोल्जी एपरेटस के ही मॉडिफिकेशन से बनते हैं लाइसोसोम्स जिनको कहा जाता है सुइसाइडल बैग, राइट। अभी सुइसाइडल बैग में क्या होता है, इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बेसिकली क्या करते हैं, ये डीजेनरेशन के रोल प्ले करते हैं, लाइक। तो बेसिकली होता क्या, अगर कोई भी सेल में अगर उसके मेटाबॉलिज्म में कोई भी डिस्टरबेंस आती है या कोई भी हिंड्रेंस होता है तो एंजाइम्स जो होते हैं, जो इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिग्रेडिव या डिजेनरेटिव एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पूरे सेल को इनगल्फ कर लेते हैं, राइट। ये खुद के ही सेल्स को पूरा इनगल्फ कर सकते हैं। सो और इनगल्फ करके ये प्रॉपरली इसको डिग्रेड करके रिमूव कर देते हैं कि वेस्ट के फॉर्म में हो गए, क्योंकि अब सेल का कोई रोल बचा नहीं करने को, तो सेल को एकदम डिग्रेड करके इनको थ्रू वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट के थ्रू इनको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, राइट। और जो लाइसोसोम्स है ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। और यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं मेनली, जो एंजाइम्स हैं वो कुछ एंजाइम्स के जो नाम है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक lipase, protease, DNase, RNase, etc. So these enzymes are capable of breaking down all organic material during the disturbance in
सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सो आपने देख लिया लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या है। ये एक सुसाइडल बैग की तरह काम करता है अगर कोई भी सेल्स में हिंड्रेंस या कोई भी डैमेज या डिस्टर्बेंस होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एज वी नो इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल में जो एनर्जी करेंसी है एटीपी, ये फॉर्म होती है। सो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया स्पेसिफिक है फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए बोला जाता है कि उसमें एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म होता है, राइट। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें अपना खुद का एक जेनेटिक मटेरियल भी होता है, राइट। और ये जो बेसिकली इसमें प्रेजेंट होता है, ये सर्कुलर डीएनए होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि आप याद रख सकते हैं। नाउ इसमें इनर फोल्ड्स भी होते हैं, राइट। इसमें इनर फोल्ड्स होते हैं जो कि इसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, क्योंकि फिंगर लैग प्रोजेक्शंस का मतलब ये होता है कि ताकि जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो सके। And they also have their own ribosomes that they can make their own proteins. तो माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्लास्टिड्स। सो प्लास्टिड्स जो है ये सिर्फ प्लांट्स में ही होता है, और बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, एंड दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट जिसमें स्टार्च एंड प्रोटीन्स, या हम कह सकते हैं ये कलरलेस फॉर्म में होती हैं। तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। तो ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल है, नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, और ल्यूकोप्लास्ट जिसमें स्टार्च हो, राइट। नेक्स्ट है वैक्यूल। अब वैक्यूल्स जो होते हैं बेसिकली जो प्लांट्स में है वो स्टार्च को स्टोर करते हैं, लाइक दे आर द पॉलीसेकेराइड्स। अमीबा में हमने देखा है कि फूड वैक्यूल जो होता है वो किस तरीके से इन्वॉल्व करता है। अमीबा का जो बॉडी शेप वो इरेगुलर है, एंड अपने फूड के अराउंड वो सीडोपोडिया मूवमेंट के थ्रू जो फूड है वो इनगल्फ करता है। सो दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज इट्स फूड वैक्यूल। In humans, the food is stored in the form of glycogen that we also know. तो ये फैट सेल्स जो होती हैं, फैट सेल्स में जो मेजर पोर्शन होता है इसी में स्टोरेज होता है, राइट। इस तरीके से कुछ सेल होती है फैट सेल, राइट। जो मेजर पार्ट है दैट स्टोर फैट्स। So these are some of the important organelles of a living organisms, or we can call it cell organisms. So ये important organelles का हमने डिस्कशन कर लिया। अपने नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल डिविजन्स और जानेंगे कैसे माइटोसिस और मियोसिस होती हैं। हालांकि सेल डिवीजन से रिलेटेड एक मैंने वीडियो दिया है जिसमें मैंने निमोनिक्स डिस्कस करें कि कैसे आप सेल डिविजन्स की, सेल साइकिल्स की स्टेजेस के नाम्स याद कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।